हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों के लिए बीए सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, जो कि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से लिया गया है। तो चैप्टर का नाम है परिवहन के साधन। फ्रेंड्स, जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई सेक्शन में जाकर हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है परिवहन के साधन। परिवहन के साधन मतलब परिवहन को किन किन के द्वारा विकसित किया गया है और उनके क्या क्या साधन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवहन के साधन नेक्स्ट चैप्टर है ये हमारा। परिवहन के साधनों का महत्व। परिवहन सब यांत्रिक साधनों एवं संगठनों का योग है जो व्यक्ति, वस्तुओं अथवा समाचारों को, यदि कृषि और उद्योग किसी देश के आर्थिक जीवन, शरीर और हड्डियां मानी जाए तो परिवहन को उस आर्थिक ढांचे की स्नायु प्रणाली माना जाता है। आजकल का समाज परिवहन के साधनों पर बहुत निर्भर है। हमारा आर्थिक जीवन ऐसा बन गया है कि परिवहन के साधनों के अभाव में सदैव आर्थिक संकट पड़ने की संभावना रहती है। व्यापार, कृषि और औद्योगिक उन्नति की सहायता से संभव हो सकी है। अत्यंत दूर के स्थान भी अब थोड़े समय में ही पार किए जा सकते हैं। वस्तुओं का बाजार विस्तृत हो जाने से उत्पत्ति की मात्रा बहुत बढ़ गई है। शासन व्यवस्था, देश की सुरक्षा और समाज की दृष्टि से भी परिवहन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग प्रत्येक देश में परिवहन के अच्छे साधन नहीं थे। इसीलिए मानव समाज बहुत पिछड़ा हुआ था। मानवीय मध्याह्न इन्हीं साधनों की उन्नति पर निर्भर है। इन साधनों की उन्नति के परिणाम स्वरूप सारा विश्व एक बाजार रूप में परिणत हो गया। अब एक छोटे से छोटे स्थान की बनी हुई वस्तुएं विश्व के किसी भी भाग में ले जाकर बेची जा सकती हैं। तो परिवहन का इतिहास सभ्यता का इतिहास है, जो कि सड़क बनाने वाली रोशनी की मशाल लेकर बढ़ते हैं। वह नेतृत्व करते हैं और सभ्यता उनका अनुकरण करती है। झोपड़ियां, मकान, गांव और नगर एक दूसरे के बाद जागरूक होते हैं। कच्चा मार्ग सड़क बन जाता है तो पहले कच्चा और बाद में पक्का हो जाता है। विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए व्यापार और वाणिज्य की उन्नति हुई। मानव की प्रगति परिवहन के परिवर्तन के साथ अनुक्रमिक होती है। यही नहीं, इसके द्वारा न केवल सामान एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया गया है, देश की संस्कृति, सामाजिक और नैतिक वृद्धि भी प्रत्यक्ष उसी पर निर्भर करती है। परिवहन से ज्ञान बढ़ता है, पक्षपात का विनाश होता है और अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। चलिए बात करते हैं इसके बाद परिवहन के स्वरूप की, कि कौन कौन से स्वरूप हैं जो परिवहन के द्वारा विकसित हुए हैं। परिवहन के साधन सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। यह असमानता भौतिक परिस्थितियों के कारण होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्थल पर मानव, पशु, सड़कें और रेल मार्ग काम में लाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं जल की। तो जल के द्वारा जल पर नदियां, नहरें, झीलें और सागर परिवहन के मार्ग उपस्थित करते हैं। इसके बाद बात करेंगे वायु में वायुयान चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्थल की। स्थल भूमंडल पर स्थल परिवहन के प्रमुख साधन मनुष्य, पशु तथा यांत्रिक शक्ति चालित वाहन है। मानव जो है, यद्यपि आधुनिक काल में वैज्ञानिक उन्नति के कारण बोझा ढोने के लिए मनुष्य का कम उपयोग होने लगा है। आधुनिक काल में वैज्ञानिक उन्नति के कारण बोझा ढोने के लिए मनुष्य का कम उपयोग होने लगा है, किंतु फिर भी भूमध्य रेखीय वनों तथा एशिया की पहाड़ी प्रदेशों में मनुष्य ही बोझा ढोने का एकमात्र साधन है। एक मनुष्य केवल 18 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक बोझा लादकर प्रतिदिन 9 से 12 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। मनुष्य का उपयोग वहीं होता है जहां अन्य साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम पशु की। पशु जो होते हैं वो रेल
मोटर गाड़ियां आदि के विकास के कारण पशुओं का उपयोग भी कम होने लगा है, किंतु विभिन्न प्रदेशों में थोड़ी बहुत मात्रा में इनका उपयोग अब भी किया जाता है। घोड़े के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन चाहिए और उपयुक्त जलवायु में ही रह सकता है। इस कारण इसका उपयोग अधिकतर मैदानों में ही होता है। पीठ पर लादकर घोड़ा 100 केजी बोझ आसानी से ले जा सकता है, किंतु गाड़ी से जोतकर 1 टन बोझ 9 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ले जा सकता है। कुछ घोड़े इससे भी अधिक बोझा खींच सकते हैं, जैसे कि गधा हुआ, खच्चर हुआ। गधा और खच्चर सूखी घास और निकृष्ट चारे पर भी निर्भर कर सकते हैं। ये घोड़े से भी अधिक कठोर होते हैं, इस कारण उनका उपयोग शुष्क प्रदेशों और पहाड़ी प्रदेशों में ही होता है। खच्चर साधारणतः घोड़े के बराबर ही बोझ पीठ पर लादकर तथा खींचकर ले जा सकता है। गधा खच्चर से कुछ ही कम बोझ लाद और खींच ले जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं सड़क मार्ग की। सामान्य रूप से भूभागों में यात्रियों के आवागमन के लिए बनाए गए मार्गों को हम सड़क मार्ग कहते हैं। इन मार्गों पर मानव, पशु तथा विभिन्न गाड़ियां आदि का चलना संभव है। अत्यंत प्राचीन काल में अव्यवस्थित रूप से मार्गों का उदय हुआ है। इसका प्रारंभिक रूप पगडंडियों से ही प्रारंभ हुआ था। विभिन्न आवश्यकता के क्षेत्रों तथा पगडंडियों का विस्तृत हुआ, जो समय पर बढ़ते हुए उपयोग के कारण मार्ग बन गए। प्राचीन काल में पक्की सड़कों का अधिकतम विस्तार नगरों तक ही सीमित था। इसके अतिरिक्त आधुनिक काल के पूर्व तथा सड़कों पर केवल पशु गाड़ियों जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी आदि का ही उपयोग होता था, क्योंकि यांत्रिक गाड़ियों का उस समय तक आविष्कार नहीं हुआ था। आधुनिक काल में सभ्यता के विकास के साथ साथ विश्व के विभिन्न देशों में कोल तार की पक्की सड़कों का उदय हुआ, जिन पर विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियां चलती हैं। सड़कों के विकास के लिए प्रमुख आवश्यकता समतल भूमि की उपलब्धि है। इसके साथ ही सड़कों पर जनसंख्या के जमाव में घनिष्ठ संबंध है। विश्व के 2 मानचित्र, एक भौतिक स्वरूप तथा दूसरा जनसंख्या के वितरण को प्रकट करने वाला। विश्व की लगभग 90% से अधिक जनसंख्या मैदानी भागों में समतल स्थानों पर निवास करती है। इसी कारण मैदानों की स्थिति जनसंख्या की घनत्व तथा सड़कों के वितरण में पर्याप्त होती है। सड़कों का विस्तार उन्हीं स्थानों पर होता है जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक हो तथा भूमि समतल हो। अधिक ढाल होने पर सड़कों का निर्माण भी कठिन हो जाता है तथा उन पर आगमन भी सरलता से नहीं हो सकता। इसके बाद बात करेंगे हैं अब रेल मार्ग की, कि रेल मार्ग किस काम में लाई जाती है। रेल मार्ग का विकास सड़कों के बहुत बाद में हुआ। सर्वप्रथम रेल का निर्माण 1835 में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में हुआ है, जबकि पहली रेलगाड़ी मैनचेस्टर से लिवरपूल के लिए रवाना हुई और जिसके चालक उसके निर्माता स्वयं जॉर्ज स्टीफेंस थे, तथा तब से रेल मार्ग ने विश्व के सभी देशों में बड़ी प्रगति की है। रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं? तो रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हैं धरातलीय स्वरूप, जलवायु, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। जैसे कि धरातलीय स्वरूप, इनका स्थल मार्ग पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। मैदानी भागों में तो मार्ग सीधे चलते हैं, लेकिन रुकावटें पड़ते ही उनको मोड़ना पड़ता है, जिससे मार्ग की लंबाई और स्थानों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इस विषय में इस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए कि परिवहन के साधन, विशेषकर रेल तथा सड़कें, न्यूनतम अवरोध मार्ग ग्रहण करते हैं। पहाड़ी भागों में रेल मार्ग और सड़कों का निर्माण कठिन और अत्यधिक खर्चीला होता है तथा मार्ग में पड़ने वाली ऊंची पहाड़ियों को सुरंग बनाकर पार करना पड़ता है और नदियों तथा पुल बनाने पड़ते हैं। ढाल के सहारे गोलाकार मार्ग बनाए जाते हैं, जिससे चढ़ाव या ढलाव हल्का हो। इस प्रकार रेल मार्गों की लंबाई बढ़ जाती है और निर्माण व्यय भी अधिक होता है।
रेल मार्गों का निर्माण अत्यंत मंद ढालों पर ही संभव है। अब इसके बाद बात करते हैं हम जल की। जल पर किस किस चीजों का निर्माण हुआ है और इनके द्वारा हमें क्या क्या देखने को मिला है। जल पर नदियां, नहरें, झीलें और सागर परिवहन के मार्ग उपस्थित रहते हैं। जल मार्ग, जल परिवहन के अंतर्गत आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग सम्मिलित किए जाते हैं। आंतरिक जलमार्गों के अंतर्गत नदियां, नहरें, झीलें तथा अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के अंतर्गत सामुद्रिक मार्ग सम्मिलित किए जाते हैं। सामुद्रिक मार्ग को प्रभावित करने के लिए निम्न घटक होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं उत्तम जल मार्ग प्रदान करने के लिए नदियों के लिए आवश्यक है कि उनमें जल की गहराई सर्वोच्च समान हो तथा मात्रा समान ही रहे, क्योंकि शुष्क हो जाने पर अथवा बाढ़ आ जाने से परिवहन में बाधाएं पड़ जाती हैं और परिवहन बंद हो जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे नदियों के हिम से प्रभाव मुक्त होनी चाहिए, अन्यथा जल के जम जाने से आवागमन रुक जाने की संभावना हो जाती है। और नदियों के मार्ग में रपट, झरने तथा चट्टानें नहीं होनी चाहिए। नदियों का मार्ग तंग और गहरी घाटियों में ना होकर मैदानी भाग के संघनन जनसंख्या वाले प्रदेशों या औद्योगिक क्षेत्रों में ही होने चाहिए, जिससे माल या यात्री मिलने की सुविधा हो सके। दलदली मार्गों से निकलने वाली नदियों में भी परिवहन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जहाज या छोटी नावें फंस जाती हैं। नदी का बहाव धीमा होना चाहिए। अत्यधिक द्रुत गति होने से नावें धारा के साथ नीचे तो जा सकती हैं, किंतु धारा के विरुद्ध ऊपर नहीं जा सकती। नदियों के पेट में रेत आदि नहीं जमनी चाहिए, इससे जल की गहराई घट जाती है और झामों द्वारा पेटा गहरा करना पड़ता है। जल मार्गों को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग है आंतरिक जल मार्ग, सेकंड है नहर जल मार्ग और तीसरा है सामुद्रिक जल मार्ग। अब इसके बाद बात करते हैं वायु में परिवहन चलते हैं। वायु में कौन कौन से परिवहन चलते हैं? तो वायु को प्रभावित करने वाले घटक हैं क्या? वायु, रेल तथा जल मार्गों। यद्यपि वायु मार्ग रेल तथा जल मार्ग की तरह निश्चित और बंधे हुए नहीं होते, किंतु अपने हित की दृष्टि से सदा ही ये भूमि की बनावट और प्रकाश स्तंभ तथा महावृत्तीय मार्ग का अनुकरण करते हैं। इन मार्गों को प्रभावित करने वाली निम्न दशाएं हैं, जैसे कि जलवायु, भूमि की बनावट, आर्थिक तत्व। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वायुयान के लिए जलवायु का कैसा होना जरूरी है। जलवायु का वायु परिवहन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उष्णकटिबंध में जलवायु संबंधी दशाओं में प्रादेशिक तथा मौसमी अंतर होता रहता है। साधारण रूप से हवाई उड़ान के लिए वे अच्छी समझी जाती हैं। शीतोष्ण मार्गों में वायु की दशा में बहुत अधिक परिवर्तन होता रहता है। हवाई उड़ान के लिए वायु की दशा बहुत ही प्रतिकूल होती है। तेज पवनें, घनी वर्षा और बर्फीले तूफानों का हवाई मार्ग पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इससे वायुयान का उड़ना कठिन ही नहीं, असंभव भी हो जाता है। दुर्घटनाएं होने की अधिक अंदेशा रहता है। स्वच्छ नीला आकाश और शुष्क वायु हुई इनके अनुकूल होते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि शुष्क वायु की उपस्थिति के उपरांत भी मरुस्थलों के तापमान में परिवर्तन शीघ्रता से ही होता है। यह वायु मार्ग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। मरुस्थलों के भांति घने जंगलों को भी वायु मार्ग से बचाया जाता है। उन्नति ने प्रत्येक ऋतु संबंधी तथ्यों पर विजय प्राप्त सरलता से कर दी है। रेडियो द्वारा संचालन होने से वायुयान को धुंध, कोहरा अथवा अंधेरे का डर भी नहीं रहता। प्रत्येक हवाई अड्डे पर इन क्षेत्रों को वायु धाराओं, कोहरे आदि का मानचित्र होता है, जिन पर से वायुयान उड़कर जाने वाले हैं। राडार का प्रयोग जहाज की वास्तविकता स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। इससे वायुयान की ऊंचाई और अन्य वस्तुओं के समीप का पता लगता है। ऋतु
बताने वाले स्टेशनों को वायुमंडल संबंधी दशाओं की सूचना मिलती है। भूमि की बनावट कैसी होनी चाहिए वायु परिवहन के लिए? तो वायु मार्ग रचना में स्वतंत्र होते हैं, फिर भी भूमि की बनावट का वायु परिवहन पर प्रभाव पड़ता है। हवाई अड्डे पर हवाई जहाजों के उड़ने के लिए एक अच्छा मैदान होना चाहिए, जिसका धरातल समतल हो तथा जो प्रत्येक दिशा में कम से कम आधा किलोमीटर तक फैला हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना परिवहन के बारे में कि परिवहन के कौन कौन से साधन होते हैं और परिवहन को किन किन के द्वारा विकसित किया गया है। जैसे कि हमने जाना परिवहन के स्वरूप हैं स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो स्थल मार्ग पे हम मानव, पशु, सड़क मार्ग और रेल मार्ग का काम करते हैं या परिवहन का काम होता है। जल मार्ग पर नदियां, नहरें, झीलें और सागर परिवहन के मार्ग उपस्थित रहते हैं। अब इसके बाद हमने जाना कि वायु मार्ग या वायुयान वायु में उपस्थित रहते हैं या वायु में उपस्थित रह के वायु परिवहन का निर्माण हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।